Hello my dear students, how are you? लास्ट वीडियो में हमने आपको इसी यूपीएससी प्रीलिम्स के जीएस सेकंड के क्वेश्चंस कुछ कराए थे, उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। इफ बोथ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट ऑफ ए 3 डिजिट नेचुरल नंबर belong to the set of natural numbers, then the sum of its digits is। ये चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन मीनिंग समझ में आया। कह रहा है 3 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों निकल आते हैं ठीक से, मतलब दोनों एक हैं। वो नंबर कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब भी होगा, क्योंकि उसके दोनों चीज़ें निकल आती हैं, स्क्वायर रूट भी निकल आता है और क्यूब रूट भी निकल आता है। ठीक, और नंबर कैसा है 3 डिजिट का। और जो क्यूब रूट और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जो निकलते हैं वो किस में निकलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंटिंग डेसिमल वगैरह नहीं, फ्रैक्शन में पूरा नेचुरल नंबर में उसका स्क्वायर रूट निकल आता है। तो बताइए कि जो 3 डिजिट का नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम, वो नंबर भी नहीं पूछ रहा, उस नंबर के डिजिट का सम कितना होगा, 9 10 18 और ये नन ऑफ दीज। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन इसका। पहली चीज़ तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 1 0 0। ठीक है, कहाँ से 3 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स कहाँ होते हैं, 100 से लेकर 999 तक, यानी 100 से काउंट करना शुरू करें 999 तक 3 डिजिट। इससे अगर एक भी कम किया तो 99 आ जाएगा, इससे एक भी ज़्यादा किया तो 1000 4 डिजिट हो जाएगा। तो ऐसे नंबर हम ढूंढें जिनका क्यूब करने से इससे ज़्यादा ना हो। ठीक, और उसका रूट भी निकल आए। तो जैसे हमने आपको और ये 4 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 64। ये तो 2 ही डिजिट का रह गया। उसके आगे बढ़े 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 125। ये देखिए 3 डिजिट हो गया, इसके अंदर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि 125 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनके फैक्टर्स हो जाते हैं पेयर में। जैसे 5 × 5 × 5 है तो एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन ही नहीं पा रहा, एक 5 कम है। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर पेयर में आए वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और क्यूब तुम करके देख ही रहे हैं। ठीक है, 6 के हुआ करें तो क्या आएगा, 216। ठीक, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, क्यों कि इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ये होंगे। देखिए ये पेयर बन गया, एक बन गया। अब इसका 2 का पेयर नहीं बन पा रहा, इसका नहीं बन पा रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। उतना 7 का क्यूब करें तो क्या आएगा, 7 7 जा 49 × 7 = क्या होगा, 7 9 63, 7 4 28 और 6 34, 343 हुआ। अब इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर 7 × 7 × 7, एक पेयर बन गया, दूसरा बन ही नहीं पा रहा। 8 का क्यूब करें तो क्या आएगा, 8 8 जा 64 और 8 से और करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 छंग 48। ठीक है, 48 और 3 51 512 आया। लेकिन इनके फैक्टर क्या होंगे, 8 × 8 × 8, राइट। या अगर वो करना चाहें तो क्या होगा, 8 क्या होता, 2 का क्यूब 8 होता और उस पर पावर कितनी, 3। ठीक, मैथ्स पढ़े वो जानते होंगे, पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 to power 9। किसी पावर इवन हो तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। अगर पावर 8 है या 9 है पावर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, फिर अगला क्या है, 9 का क्यूब कितना होगा, 9 9 81 × 9 = 9 बन जाए 9 9
8 या 72, 729 हुआ। ठीक, ये परफेक्ट क्यूब हो गया, इसके अंदर भी आ रहा दोनों के। और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 9 है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और उस पर पावर 3 लगा दें। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 टू पावर क्या हो जाएगा, 3 टू या 6। अब किसी भी नंबर पावर अगर इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। क्यों, इसके पेयर बन जाएंगे। 3 टू पावर 6 मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखो पेयर बन गए कि नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 3 या 27। जो नंबर निकला इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 27। और क्यू रूट क्या होगा, 9। तो यही नंबर है। देखिए इन दोनों बीच में भी आ रहा है और ठीक है, इन दोनों के बीच में भी आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा 9 और स्क्वायर रूट क्या होगा, नहीं क्यूब रूट हाँ क्या होगा 9 और स्क्वायर रूट क्या होगा 27। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा ये। अब इसके डिजिट का सम करें, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट सम क्या होगा 7 + 2 + 9 तो 18। इसके डिजिट का सम क्या आ गया हमारा 18। तो कौन सा पार्ट आंसर हो गया 18। ये यही पूछ रहा था कि पहले तो वो नंबर निकालो जो कि जिसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में आए, और उसके बाद जब नंबर पता चल जाए तो उसके डिजिट का सम निकालें। डिजिट सम मतलब 2 + 7 + 2 + 9, ये कितना आया डिजिट का सम 18। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये तो नंबर रिक्वायर्ड निकला, इसके डिजिट सम 18 निकल गया। फिर अगला देखिए, रिफर टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ऑल द बॉयज आर ट्रूथफुल, अब कमल इज अ बॉय। ठीक, क्या पहला स्टेटमेंट है कि ऑल द बॉयज आर ट्रूथफुल, जो लड़के होते हैं वो सब मतलब सही बोलते हैं, गलत नहीं, झूठ नहीं बोलते। और कमल ये बॉय, कमल जो है एक बॉय लड़का है। फिर इस पर बेस्ड क्या है कह रहा, कंक्लूजन क्या निकाला, कमल इज ट्रूथफुल, कमल लड़का है इसके ट्रूथफुल होगा, क्योंकि उसमें लिखा है ऑल द बॉय आर ट्रूथफुल, सारे बच्चे सही बोलते हैं, सारे लड़के सही बोलते हैं। ठीक, अभी और ऑल ट्रूथफुल पर्सन्स आर बॉयज, जो सारे ट्रूथफुल पर्सन्स यानी जो सही बोलने वाले बच्चे होते हैं वो सब लड़के ही होते हैं। तो ऐसा तो नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि केवल लड़कों के लिए कहा कि सही बोलते हैं। और पर्सन क्या होता है, पर्सन में तो दोनों आ जाते हैं, बॉयज और गर्ल्स। ठीक, तो उसमें पर्सन जो गर्ल्स आएंगे वो तो सही बोलेंगी नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है स्टेटमेंट। तो इसी बेस्ड देखिए 4 ऑप्शन है, क्या कह रहा, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक, बी ओनली 2 इज करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। ठीक, कह रहा कि पहला सही है। हाँ ये तो बात सही है, कमल इज ट्रूथफुल, कमल सही बोलेगा, सत्य बोलेगा, क्योंकि वो लड़का है, लड़के सही बोलते हैं। अब बाकी कह रहा 2 इज करेक्ट, तो 2 तो नहीं करेक्ट, क्योंकि सारे पर्सन चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की सब सही थोड़े बोल देंगे। तो ये गलत है, ये भी गलत, 1 2 बोथ आर करेक्ट, दोनों सही नहीं, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। अब नाइदर 2 में से कह रहा कोई भी सही नहीं है, तो ये भी गलत, पहला सही है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए क्लॉक दैट इज 3 minutes late on Sunday at 2 PM and it is 5 minutes fast on Tuesday on 2 PM. When did the clock show the right time? ठीक, क्वेश्चन मतलब समझ गए। एक क्लॉक है, संडे को 2 PM पर वो 3 मिनट लेट थी। ठीक है, और संडे के बाद क्या आता है मंडे, मंडे के बाद फिर ट्यूसडे, और ट्यूसडे को 2 PM पे, संडे को 2 PM पे तो 3 मिनट वो लेट थी, लेकिन ट्यूसडे को 2 PM पर वो 5 मिनट फास्ट हो चुकी। ठीक है,
तो बताइए वो सही टाइम कब बताएगी, किस दिन कै बजे बताएगी सही टाइम। ठीक, तो पहले तो ये समझ लें कि वो घड़ी जो बराबर जो मिनट वाली घड़ी है वो तेज़ चल रही काफ़ी। क्यों कि देखिए 3 मिनट लेट थी वो संडे को, अब ट्यूसडे तक वो 5 मिनट फास्ट हो चुकी। तो संडे से ट्यूसडे तक कितना वो फास्ट हो चुकी, मतलब पूरा अपना टाइम जो यूजुअल होता है वो तो चलेगी। अब प्लस कितना और चल दिया उसने, 3 और 5 8 मिनट टोटल वो फास्ट हो चुकी देखा जाए तो। ठीक है, 3 मिनट लेट थी और 5 मिनट आगे निकल चुकी टाइम से, तो यानी 3 और 5 8 मिनट वो फास्ट हुई। कितनी टाइम में, संडे को देखिए, संडे को 2 PM, फिर मंडे को 2 PM और फिर ट्यूसडे को 2 PM, 2 दिन हो गए। संडे से मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 आवर्स होते हैं। एक घंटे में कितने आवर्स होते हैं, 24, और 2 डेज में कितने हो गए, 48 आवर्स। ठीक है, तो देखिए 48 आवर्स वो कितनी फास्ट हो जाती, या इसे लिखें उल्टा करके कि 8 मिनट 8 मिनट्स वो फास्ट हो जाती कितने घंटे में, 48 आवर्स में। ठीक है, और उसको कितना फास्ट होना, 3 मिनट जो लेट है वही कवर करना, 3 मिनट जो लेट है उसको कवर कर लेगी तो राइट टाइम पे आ जाएगी, तो सही टाइम बताएगी। तो 8 मिनट फास्ट तो वो 48, यानी 8 मिनट को कवर करती कितना, 48 आवर्स में। तो 1 मिनट कितने टाइम कवर करेगी, 48 अपॉन 8 आवर्स में। और 3 मिनट जो लेट है उसको कवर करने में कितने घंटे उसको लगेंगे, 48 अपॉन 8 इंटू 3। तो 8 6 जा 48 और 6 3 जा 18 आवर्स। समझ रहे हैं, 18 आवर्स में जो 3 मिनट लेट चल रही है वो धीरे धीरे 18 घंटे में पूरा टाइम कवर करके राइट टाइम पे आ जाएगी। उसके बाद 18 घंटे के बाद 48 घंटे तक है, तो उसके बाद फास्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये देख लें, संडे को 2 बजे वो थी लेट 3 मिनट, तो संडे को 2 PM से 18 घंटे बाद क्या टाइम पड़ेगा, देखिए संडे को 2 PM और 2 PM इसमें अगर 12 घंटे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, PM के बजाय AM हो जाएगा, मंडे को 2 AM हो जाएगा। ठीक है, 2 PM में अगर 12 आवर्स ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, मंडे, ये संडे 2 PM है, उसमें 12 आवर्स ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, मतलब शाम का 2 बजा है तो सुबह को 2 बज जाएगा, यानी मंडे 2 AM हो जाएगा। राइट, लेकिन अभी हमने 18 घंटे कई घंटे जोड़े, केवल 12, कितने और बचे, 6। तो इसमें 6 घंटे अगर और जोड़ दें 6 आवर्स तो क्या टाइम हो जाएगा, 2 6 8 AM हो जाएगा। राइट, मंडे को 8 बजे जो है सुबह वो सही टाइम दिखाएगी। आ रहा है समझ, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, फिर आगे देखिए, अ रिलेशन दैट इज देयर बिटवीन 6 एंड 16 रिमेन द सेम बिटवीन 12 एंड दिस। कह रहा कि 6 और 16 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 12 और किस में होगा, इन 4 में से। तो पहले एक देखिए, इसमें एक ट्रेंड देखिए क्या इसमें रिलेशन है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 में से 2 माइनस किया 16 आया, 6 3 जा 18, 18 में से 2 माइनस कर दिया 16 आ गया। उसी तरह से 12 को अगर वही काम इसमें भी करें, 12 3 जा 36, 12 3 36, उसमें 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 34 में है, देखिए ये आंसर हो जाएगा।
समझ रहे? देखिए इसमें क्या है, 6 3 18, 18 में से 2 माइनस किया तो 16 आ गया। उसी तरह से इसको भी कर दें, 12 3 36, 36 में से 2 माइनस करें तो 34 हमारा आ जाएगा। समझ गए? आसान है। ये रीजनिंग है, इस टाइप क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं, मैथ्स के नहीं। ऊपर वाला मैथ्स का, लेकिन ये रीजनिंग का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ए नंबर सीरीज गिवन बिलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ठीक है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसमें एक सीरीज गिवन है, कह रहा है सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इस सीरीज का देखिए क्या है, 1 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर 17 आया, फिर 24 आया। इसमें कोई ट्रेंड नहीं बनता दिख रहा। कहीं पहले देखो कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ते चला गया। 0 बीच में कैसे आ गया? एक फिक्स अमाउंट से कोई चीज़ बढ़ रही हो या फिक्स अमाउंट घट रही हो तो उसमें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले जो नंबर है वो लिख लें, 1 0 5 8 17 और 24, राइट, डैश डैश डैश। तो हम इनके डिफरेंस फाइंड करें। इसमें से इसको मैं 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? -1 आएगा। ठीक, इसी तरह इनका 5 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 5। फिर 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। फिर 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24 में से 17 को तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दो एक गैप के डिफरेंस ले लें। जैसे इसमें से इसको 3 में से इसको 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 + 1 हो जाएगा तो 4 आएगा। फिर इसको देखें, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। फिर 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो अब देखो डिफरेंस सबका 4 4 आ रहा। हम अल्टरनेटिव कर रहे हैं। इसमें से इसको माइनस किया, 3 में से 1 को तो 4 आया, 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आया, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आया। अब ये 9 किस में से 9 को माइनस करेंगे 4 आए, तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए आगे? 9 और 4 13 होना चाहिए। यहाँ पर 13 में से 9 को माइनस करें तभी 4 आ पाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, हमने 1 के डिफरेंस दिए थे, इसमें से माइनस किया तो ये आया, तो इसमें से माइनस किया तो ये आया। अब उल्टा करें, इससे 0 में 5 ऐड कर दें तो अगला आ जाएगा। 5 में 3 ऐड करें तो 8 आ रहा। 8 में 9 ऐड करें 17, 17 में 7 ऐड किया 24 आया। 24 से 13 ऐड करें तो क्या आएगा? 37। 24 + 13 = क्या आएगा? 37। ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? इसमें ऑप्शन हाँ दिए तो है, ये हमारा पहला पार्ट सही हो जाएगा। समझ गए? ये थोड़ा टफ है, इसका 10 निकालना सीधे सीधे नहीं निकलेगा, 2 स्टेप में इस तरह निकल पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? पहले एक एक डिफरेंस लिए सारे लिख लिए, फिर एक एक अल्टरनेटिव डिफरेंस एक एक बीच में गैप छोड़ के 3 में से एक किया, 9 में से इसको माइनस किया, तब सब बराबर आ रहे। देखिए, तो उसी 10 पे हम अगला नंबर फाइंड कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन 20, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल मैनर। क्या वर्ड्स हैं? ट्रेन, कार, साइकिल और बस। तो इनको मीनिंगफुल मतलब क्या? बड़े से छोटे क्रम में या छोटे साइज में, छोटे से बड़े या बड़े छोटे क्रम में लिख सकते हैं। यही इसका मीनिंगफुल 10 मैनर हो सकता है। सबसे बड़ी क्या होती है? ट्रेन, फिर उससे छोटी बस,
उससे छोटी कार, उससे छोटी साइकिल। तो ये देखने चेक करने की सीम है 1 4 2 3, 1 4 2 3 किसी में नहीं। तो इसके अंदर बड़े छोटे उन्हें छोटे से बड़े में देख लें। सबसे छोटी क्या होती है? साइकिल। तो 3 नंबर किसी में है, पहले इसमें है और इसमें। फिर साइकिल से बड़ी क्या होती? कार। तो 3 2 3 2 यानी ये वाला हो सकता है, क्योंकि साइकिल से बड़ी कार यानी पहले 3 फिर 2 और कार से बड़ी बस फिर 4 और उससे बड़ी ट्रेन। तो ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? सब साइज में सबसे छोटे से बड़े में लिखते चलेगा। सबसे छोटी साइकिल, उससे बड़ी कार, उससे बड़ी बस और उससे बड़ी ट्रेन। तो ये मीनिंगफुल हो गया, राइट। एक मतलब साइज बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, कैसा वीडियो अच्छा लगा कर लाइक कर दिया करें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें कि आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम होते रहेंगे तो उनके हम मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें डालते रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई ज़रूरतमंद हो उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then 180 degree in the anti-clockwise and then another 90 degree in the same direction. Which direction is he facing now? ठीक, क्वेश्चन में आया। तो पहले सबसे क्या करें, इसमें डायरेक्शन बना लें, तभी इसको कर पाएंगे। ये और ये ऊपर हमेशा क्या लेंगे? नॉर्थ, और नीचे क्या लेंगे? साउथ। और इधर राइट साइड में क्या लेते हैं? हमेशा ईस्ट। और इधर क्या लेते हैं? वेस्ट। ठीक, तो पहले वो क्या था? अनुज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ये, ईस्ट ये किधर फेस कर रहा था? इधर, इसके बीच में ऐसे। ठीक, ये ए पोजीशन मान लेते इसकी। ये हमारी क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब कह रहा है कि यहाँ से ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती? जिस दिशा में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं वो होती क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो होती वो एंटी क्लॉकवाइज होती। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा किधर होगा? ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट, क्यों? घड़ी ऐसे चलती क्लॉकवाइज। तो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, यानी ये एंगल कितना होता है? 45। और 45 और आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90 डिग्री। ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री आ गया, यहाँ बी पॉइंट रख लें। 90 डिग्री टर्न करके क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया। फिर देन अच्छा 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होता है? इसका उल्टा ऐसे। तो यहाँ से 180 डिग्री उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, तो सीधे 180 डिग्री क्या होती है? सीधी लाइन होती, मतलब यूँ ऐसे पहुँच जाएगा वो। यहाँ से 180 डिग्री इतना हुआ, तो यहाँ सी पॉइंट पर पहुँच गया वो। ठीक, फिर कह रहा कि देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी 90 डिग्री और वो उसी से इधर से ऐसे गया और बने एंटी क्लॉकवाइज ही 90 डिग्री और टर्न कर देगा। तो ये कितना आएंगे ना? 45 और। तो यहाँ पर फाइनली डी पॉइंट पे पहुँचेगा। तो ये कह रहा कौन सा डायरेक्शन होगा? अब देखो खुद ही बताओ। ये वेस्ट है, साउथ। ठीक है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पहुँच गया। अब कौन सी डायरेक्शन है ये? साउथ वेस्ट। फाइनली यहाँ पहुँचा, तो ये कौन सी डायरेक्शन? देखिए यहाँ साउथ लिखा है, यहाँ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट लिख दिया। जिसके बीच में आती लाइन वही, जैसे ये हमारा कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा है? साउथ ईस्ट। ये कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। और ये कौन सा है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में पहुँचा हुआ, यानी साउथ वेस्ट। ये ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई? डायग्राम बनाएं और उससे समझ के कर लें।
फिर अगला देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये रिलेटेड नंबर क्या है, जैसे 4:17 का रिलेशन, उसी तरह 7 किसका होगा। तो देखें इसको ध्यान से, इससे 4 चक्कू 16, 16 में एक और ऐड किया तो क्या आ गया 17। इसी तरह 7 का स्क्वायर करें, 7 7 जा 49, 49 में 1 और ऐड करें तो क्या आएगा 50। तो ये आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, अगर करना चाहें तो क्या करें, 4 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो क्या है 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 आ गया। और उसी तरह से हम क्या करें, 7 का स्क्वायर करें, इसमें 1 ऐड कर दें तो ये क्या होगा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए। फिर अगला देखिए 23 क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट अल्टरनेटिव, ये देखिए एक रिलेशन इशू में दिया, जैसे ग्लासेज और क्वेश्चन मार्क लगा, इसको बताना इसी को। अब बाइसिकल, यूनिसाइकिल। तो बाइसिकल क्या होती है, बाइक मतलब क्या होता है 2, बाइक मतलब क्या होता है 2। तो बाइसिकल जो होते हैं उसमें 2 पहिए होते हैं, और यूनिसाइकिल जो होते हैं उसमें एक ही पहिया होता है। यूनिसाइकिल में एक पहिया केवल होता है। एक पहिए की साइकिल होती है, जो सर्कस वगैरह करते हैं वो देखा होगा आप लोगों ने कि वो यूनिसाइकिल एक पहिए की साइकिल चलाया करते हैं। ठीक, तो बाइसिकल 2 पहिए होते हैं, यूनिसाइकिल में एक। और ग्लासेज यानी चश्मा जो होता है उसमें क्या होता है, दो ग्लास होते हैं, ये और ये। और जो उसी तरह से ग्लासेज का पैडल थो नहीं जाएगा, न मिरर हो जाएगा और न फेस हो जाएगा। तो इससे यहाँ 2 का 1 हो गया, वैसे यहाँ भी 2 का 1 मोनोकोल हो जाएगा। मोनोकोल मतलब जहाँ मोनो आए तो वहाँ क्या होता है 1। मोनो मतलब 1, जैसे मोनोरेल, एक ही पटरी होती है उस पर भी ट्रेन चलती है, मोनोरेल, राइट। तो ये हो जाएगा मोनो मतलब 1। ये इसका आंसर है। इसमें करना कुछ नहीं, बस यही रीजनिंग का है, ऐसे देख के बताना। ये भी रीजनिंग का ही था, और ये भी रीजनिंग का ही कह सकते हैं। फिर अगला कह रहा, अनूप एंड सुनील आर रैंक्ड 7th एंड 11th रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप in the class of 31 students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 31 स्टूडेंट्स में उनकी 31 स्टूडेंट पूरे क्लास में हैं। उनकी टॉप से रैंक कितनी है, अनूप की 7th रैंक है और सुनील की 11th रैंक है, राइट। अगर नीचे से गिने हम तो क्या होगा, नीचे से अगर गिनेंगे मतलब सबसे कम रैंक जिसकी है उससे गिनेंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ पाएगा। सुनील जो है उसकी रैंक ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी वो पहले आएगा और ये बाद में पीछे रह जाएगा। तो नीचे देखें जैसे 11th है, ठीक, सुनील रैंक कौन सी 11th, अनूप कौन सी है 7th। तो 31 में से 7 को माइनस करें, कितना आया 31 में 7 गया तो क्या आया 31 माइनस 7, तो क्या आएगा 11 7 गया 4, 24 आया, राइट। लेकिन उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, ऐसे समझो जैसे मान लीजिए 10 बच्चे या 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और एक और लेते 5। तो जिसकी 2nd रैंक है, अगर नीचे देखें तो उसकी कौन सी रैंक होगी, 5 में से 2 को माइनस करें 2nd रैंक, 5 में से 2 गया तो क्या आया 3। तो नीचे 3rd नहीं आ रहा, देखो 1st 2nd 3rd 4th, नीचे 4th रैंक आ रही है। तो उसी तरह से जब इसको माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें +1 और करेंगे तो 25th रैंक तो इसकी हो जाएगी, किसकी, अनूप की। दूसरा कौन है, सुनील की रैंक इसी तरह निकाल लें। सुनील की रैंक क्या हो जाएगी, अभी क्या 11th, तो 31 में से 11 माइनस करें तो क्या बचा 20 बचा और उसमें +1 कर दें तो कितनी हो जाएगी 21st रैंक हो जाएगी, यानी 25th ऑफ 21st।
25th और 21st, यानी सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है क्यू एन के फिर डैश, ये मिसिंग है, और ई। तो यहाँ मिसिंग जगह पे क्या लेटर होने चाहिए? रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए समझिए। ई के बाद क्या आएगा? तो कैसे हम अंडिया लगाएंगे? जैसे के बाद एन आया, इधर से उल्टी तरफ देखें, क्योंकि इधर तो उल्टा चल रहा, इधर ई से जैसे ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू इस तरह चल रहा, तो इधर ज़्यादा समझ में आएगा। इधर चलेंगे तो उल्टा क्यू से पहले एन आता, एन से पहले के आता, के से पहले ई आता, तो इधर गिनने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इधर से उल्टा देखें, के बाद क्या आता है? जे के बाद एल एम एन, 2 लेटर भी छूटे, एम के बाद एल और एम 2 छूटे, फिर एन आ गया। एन के बाद फिर 2 छूटे, एन के बाद क्या आता? ओ पी छूटे, क्यू आ गया। ठीक है, तो इसके बाद भी 2 छोड़े तब इसके बाद लेटर आएगा। ई के बाद क्या होता? ई के बाद एफ जी छोड़ दें तो एच आएगा यहाँ पर। समझ गए? तो एच इसमें जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? फिर से देख लो। जैसे इस तरफ चलें, क्योंकि इधर लेटर जब बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए गिनने में आसानी रहेगी। के के बाद एन आया, तो के के बाद 2 लेटर छूट गए। के बाद क्या आता? एल और एम, के एल एम छूट के फिर एन आया, फिर इसके बाद फिर 2 छूटे, एन के बाद ओ और पी छूटे, क्यू आ गया। तो इसके बाद भी 2 छोड़ दें, ई के बाद एफ और जी छोड़ दें तो एच आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस तरह के देखिए दूसरा क्या है? चूज द पेयर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये देखिए 4 ग्रुप इसमें दिए हैं पेयर, तो इसमें डिफरेंट कौन सा वो बताना है। तो जैसे ये और ये, इसमें देखिए 10 बन रहा है। जैसे 8 थी या 24 में प्लस 1 किया तो 25 आ गया। 22 थी जा 22 थियाँ 66, और 66 में 1 ऐड किया तो 67 आ गया। यानी 22 टू जा 66 1 किया तो ये आ गया। 18 थी जा कितना होता? 54 में 1 प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। 15 थी जा 45, 15 थी 45, अब 45 1 यहाँ पर गलत लिख दिया था, 46 था, यहाँ 46 था। 15 थी 45 में 1 ऐड किया तो ये आ गया, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। देखो इसमें 18 थी 54 आएगा, 54 में 1 ऐड कर 55 आना चाहिए, है 73। तो इसमें 18 चौक बात 4 गुना करके तब 1 ऐड किया, तो सी पार्ट हमारा आंसर होगा। यही सबसे अलग है, बाकी तीनों में एक ही टेंड है, इसमें अलग है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इन एनी कोड लैंग्वेज LC इज रिटन एज 6 एंड T इज रिटन एज 10, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ PD इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो जब लेटर किस तरह कोडिंग आए तो आपको क्या करना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए? इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आता है तो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसी बेस्ड 2-2 नंबर के। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले पूरी अल्फ़ाबेट के लेटर लिख दें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। ठीक, अब सबके नंबर लिख दें, एक नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। तो शायद सबको नंबर दे दें इस तरह से। अब आए इस पे L और C। L का हमारा क्या नंबर है? देखिए 12। अब C का क्या है? 3। तो उससे 6 कैसे आएगा? अगर हम 12 को 3 से डिवाइड कर दें तो 4 आएगा। अब 12 में से 3 माइनस करें तो 9 आएगा। अब 3 का अगर 2 गुना कर दें, 3 2 या 6, 12 में से 6 को माइनस करें तो 6 देखिए आ रहा है। उसी तरह से दूसरा क्या है? T कहाँ है? ये 20 है इसका,
अब ई कहाँ है 5, तो 20 और इसमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो क्या आएगा 10। उसका से ऊपर वाले ये क्या था हमारा टी से आ गया। और एल सी देखिए कैसे आया एल सी। एल के लिए कौन सा नंबर है 12। अब सी के लिए कितना है 3, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा है। अब इसी तरह बिल्कुल इसको कर लिया जाएगा पी डी। पी के नीचे कौन सा नंबर है 16। अब डी के नंबर डी का क्या आता है 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें तो क्या आएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारा सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं सब क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ए कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन at a speed of 18 km per hour. The train will cross the cat in 10 seconds, 11 seconds, 12 seconds, 12 and half second. ये क्वेश्चन समझ में आया। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी 140 मीटर। से करिए ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी 140 मीटर। और एक कैट है, इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। और एक कैट है वो इसी डायरेक्शन में भाग रही। इसे पकड़िए कैट है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन दोनों सेम है 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या है कैट, अब ये है ट्रेन, ठीक। तो ट्रेन को कैट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा। तो जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन चलती हों तो रिलेटिव स्पीड जो है माइनस करके निकाली जाती। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रही हों तो रिलेटिव स्पीड दोनों प्लस हो जाती। निकालने के लिए दोनों की स्पीड प्लस हो जाती, राइट। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 60 माइनस 18, राइट। 60 ट्रेन की थी 18 कैट की, तो इसको माइनस करें तो क्या आएगा 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर। जैसे कैट है तो कैट की लेंथ तो इन्हों कोई निगलिजिबल होती नहीं, तो उसको निगलिजिबल मानेंगे। यही ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर उसको, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, इसमें देखिए टाइम सेकंड दिया किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 42 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ता 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। याद रखो जब भी किलोमीटर पर आवर स्पीड हो उसको मीटर पर सेकंड करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, और मीटर पर सेकंड हो उसको किलोमीटर पर आवर करना हो तो 18, इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 3 18 और 6 7 42 कितना हुआ 7 5 35/3 इतने मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई रिलेटिव, राइट। और डिस्टेंस कितनी है कवर करनी, ट्रेन की लेंथ कितनी 140 मीटर। तो टाइम क्या होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 140 और स्पीड कितनी है 35/3। तो क्या हो जाएगा 140
ये ऊपर जाएगा तो 3/35 ये हो जाएगा। 35 स्क्वायर करेंगे 35 4 जा, अब 4 3 जा 12। ठीक, कैट को क्रॉस करने में ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? केवल 12 सेकेंड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप वही डायरेक्शन में दौड़ रहे होते तब तो और भी कम टाइम लगता, क्योंकि तब रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाती। अब सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रही तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द मिसिंग टर्म। ये लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा, ये मिसिंग टर्म है आपका, ये फाइंड करना है। तो ये देखिए हमने ये चीज़ लिखी रहने दी थी, मिटाई नहीं, क्योंकि इनकी ज़रूरत है। जो लेटर वाले होते हैं अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन, इनमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी फिर बनाना पड़ता है, इसलिए इसको लिखा रहने दिया। ठीक है, नीचे जो कैलकुलेशन किया था दूसरे क्वेश्चन के लिए, ये आप मिटा सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसमें नहीं, ये तो दूसरे क्वेश्चन कैलकुलेशन था, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये अल्फ़ाबेट सारे लिखे, उनके सब नंबर लिख दिए सीरियल। 26 लेटर्स होते हैं, सारे 26 नंबर दे दिए। अब इस पे आ जाएं। देखिए ABC 6, तो ABC के क्या नंबर हैं? देखिए ए का ABC, एक हमारा क्या है 1, अब B का क्या है 2, और C का क्या है 3। तो है यहाँ पे 6, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 1 2 या 2, 2 3 या 6, यानी 2 3 या 6 आ गया। ठीक, फिर EFG देखो क्या है, EF और G। E का क्या नंबर है 5, और F 5 6 7, क्या इनके नंबर है 5 6 और 7। तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 5 छक्का 30 और 3 सत्ते 21, 210 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरह से IJ के I J और K, देखो I के यहाँ क्या है 9, J का 10 और 11, 9 × 10 × 11, 9 × 10 × 11, ये कर दें तो 11 9 99, और 10 करेंगे तो 990 आ जाएगा, 990। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका? ये पार्ट हो गया आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 29, इफ A + B = A/B + B/A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A² + B²। ठीक, तो इसको सॉल्व करके तो इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, जो ऑप्शन है उससे आप चेक करें। अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 + 0 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 5 0 0 5 0 जो है कोई वैल्यू नहीं निकलती, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती। तो 0 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो 0 5 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर इसके 1 पे आ जाएँ, 1 रख के देखें तो 1 + 1 2 आएगा इधर। ठीक, अब इधर देखिए सॉल्व करके देखते हैं। हमने 1 रखा, A = 1 रखा, अब B भी अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1 + 1, और उधर 1/1 + 1/1, तो क्या हो जाएगा 2 = 2, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो A और B की वैल्यू 1 1 रखें तो A² B² हमारा क्या हो जाएगा? A² + B², क्या हो जाएगा 1² + 1² यानी 1 + 1 = 2। तो A B की वैल्यू अगर 1 1 ले तो तब इसको सेटिस्फाई कर रही, तो A और B की वैल्यू 1 1 रखेंगे A² B² में, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आसान है, ऐसे करेंगे आसान, वैसे कराएंगे तो A² B² वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अगला देखिए, if E = 5, amendment is = 89, then secretary is, E की वैल्यू 5 है और अमेंडमेंट की वैल्यू क्या है 89, तो सेक्रेटरी की वैल्यू क्या होगी? तो इसलिए इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ई देखिए वैसे 5 नंबर पे आता है, तो E5 है, वो गिवन भी है।
और फिर क्या अमेंडमेंट, अमेंडमेंट की वैल्यू 89 कैसे आई देखिए, अमेंडमेंट। अब इसी में देखें अल्फ़ाबेट में ए कितना है 1, ठीक, सबको प्लस करते जाएं। एम की वैल्यू क्या है 13, ई की वैल्यू क्या है 5, ठीक, एन की वैल्यू क्या है एन 14, डी की वैल्यू क्या है 4, और एम की वैल्यू देखिए क्या है 13, उसके बाद ई की वैल्यू क्या थी 5, और एन और टी, एन की वैल्यू क्या है 14, और टी की वैल्यू क्या है 20, ठीक, इनको सबको प्लस करें तो देखो क्या आता है 1 और 3 4 और 5 9 4 13, 13 4 17 और 3 20 और 5 25 और 4 29, 29 आया, उसका 9 लिख दिया और 2 कैरी हुआ, तो 2 1 3 3 1 4 5 6 6 2 8, 89 देखिए अमेंडमेंट की वैल्यू क्या आई 89, इसे चेक कर ली। तो इसी तरह सेक्रेटरी निकाल लें, ठीक है, सेक्रेटरी वैल्यू निकालें। एस कितना है देखिए, इसमें एस जो है कितना 19, प्लस ई की वैल्यू 5, सी कितना होता 3, आर कितना है 18, और ई 5, टी कितना होगा, टी की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू 1, और आर की वैल्यू देखिए आर कितना 18, और फिर बाई की वैल्यू कितनी है 25, इनको सब प्लस करें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए पहले यूनिट डिजिट स्क्वायर कर दें, 9 5 14 3 17 8 25 5 30 31 और 8 39 5 44, 4 लिख दिया, 4 कैरी हुआ, तो 4 1 5 1 6 और 2 8 8 1 9 9 2 11, ठीक, 114 आया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा करें तो इसको लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि तो जो भी आपके कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी मैथ्स रीजनिंग हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। ओके।